7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन शेफ डोरिस मिलर सूरज निकलते ही ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनके लॉन्ड्री के कलेक्शन के काम में लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में नहीं सुनना चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरत ज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ था। पूरी अमेरिकन नेवल बेस पे तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने चुन चुन कर अमेरिका के शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया था। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस मिलर नामी शेफ को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। दोस्तों, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को 3 साल गुजर चुके थे, जिसके एक साइड पे जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था, बल्कि अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसानात की वजह से अमेरिका यूरोप और एशिया में हुए इस जंग से खुद को बिल्कुल अलग रखना चाहता था। एक मुल्क ऐसा भी था जो अमेरिका को सताए जा रहा था और वो मुल्क और कोई नहीं बल्कि जापान था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के सारे मुल्कों पर कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही मौजूद जापान के करीब फिलीपाइंस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी, पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की कॉलोनी थी और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को दूसरे मुल्कों का इन कंट्रीज पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था। जापान के पास खुद का कोई ऑयल नहीं था, बल्कि अपनी डिमांड का 80% तक का ऑयल वो अमेरिका से ही इम्पोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रख दी कि उसको चाइना में कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया ये समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ने वाला था। तो जापान ने ये फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने ये प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नेदरलैंड की कॉलोनी थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपीन पर कब्जा किया जाए, जो अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छे से मालूम था कि अगर उसने फिलीपीन पर हमला किया तो उसके जवाब में पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जापान के पास ऑयल रिजर्व्स अब तेजी से खत्म हो रहे थे और उनके पास हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो जापानीज मिलिट्री लीडर्स ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल थे। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 309 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज कमांडर्स ने ये फैसला किया कि हमले से पहले किसी भी तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी। यही वो पॉइंट था जहां से बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं हुआ था। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:51 पर 45 मिनट्स तक ये एयरक्राफ्ट्स पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग करते रहे, फिर वापस चले गए।
पहले तो ये लगा कि हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद एयरक्राफ्ट्स का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवल बेस को भी तबाह कर दिया। जमीन को आग और आसमान को खुले धुएं के बादलों ने छुपा दिया। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन शेफ डोरिस मिलर भी मौजूद थे। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये सायरन सुनकर जब तक डोरिस बाहर आता, एक जापानीज टॉर्पीडो मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा। डोरिस ने अकेले ही जख्मियों को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर लिया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पे जाकर खुद ही जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटकर हमला किया। उसने बिना किसी ट्रेनिंग के अकेले 6 जापानीज एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया था, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको नेवी क्रॉस दिया गया। 1 घंटे और 15 मिनट के इस खौफनाक हमले के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट्स तो वापस चले गए, लेकिन वो अमेरिका को भी इस वॉर में धकेल चुके थे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर के अगले ही दिन जापान के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 महीने तक अमेरिका अपने नेवल बेस को रेस्टोर करने में लगा रहा और खुशकिस्मती से कई शिप्स रिपेयर के काबिल भी थे। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया पहला हमला था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 4 सालों तक अमेरिका और जापान के बीच ये वॉर चलती रही, जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन अमेरिका के सामने हार नहीं मान रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड भी इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 440 केजी के लिटिल बॉय बॉम्ब को हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 45 मिनट्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ रोशनी से वाइट हुआ। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर हमला था, जिसने कुछ ही सेकेंड्स में पूरे हिरोशिमा पर 90% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज लीडर्स के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। अभी वो कुछ और समझ पाते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। इस बॉम्ब का कोड नेम फैटमैन रखा गया था। 4700 केजी का ये बॉम्ब गिरते ही जापान का ये शहर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल किए गए पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक नागासाकी और हिरोशिमा पर इस न्यूक्लियर हमले में करीब 2,60,000 लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को पहुंचा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।